गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम देखते हैं भूगोल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हमें आंतरिक संरचना को किस प्रकार पढ़ें कि हमें उसके बेसिक चीज याद हो। तो उसके लिए हम पहले पढ़ेंगे कि हमें जानकारी किससे मिलती है। उस बेसिक को पढ़ने से पहले हमें जानकारी मिलती है किससे, कि पृथ्वी अपनी गोल है बिल्कुल, लेकिन हम किस आधार पे पढ़ेंगे, हमें उसके बेसिक अंदर की, बाहर की, ऊपरी क्रस्ट की, मेंटल की, कोर की, हर प्रकार की जानकारी हमें उपलब्ध हो। हम देखते हैं कि हर जगह हमें पढ़ने को मिलता है कि पृथ्वी का घनत्व है वो 5.51 GMCC है, और फिर हम जब पढ़ते हैं तो हमें मिलता है 2.7 से लेकर 13 GMCC तक होता है। ये घनत्व अपने आप इन किन किन परतों में, एक परत में दूसरा आ गया, फिर आंतरिक परत में दूसरा आ गया, मेंटल में अलग चला है, क्रस्ट में अलग चला है, कोर में अलग है। इस प्रकार हमें अलग अलग मिलेगा कि, लेकिन हम देखेंगे कि उस चीज को अलग अलग डिफाइन किया गया है कि किस परत में कितना कितना है, कहां कहां है। हमें सर्वाधिक जानकारी मिलती है किससे मिलती है, किन किन आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत क्या क्या है। तो वैसे हम फिजिकल डिवाइडेशन पढ़ते हैं तो हमें खूब इसके स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत अलग है, अप्राकृतिक स्रोत अलग है, और मानवीय परिकल्पनाएं अलग है। लेकिन आजकल अपने सैटेलाइट इतने हैं कि हमें हर जानकारी उपलब्ध और सिक्योर जानकारी उपलब्ध होती है। वैसे देखा जाए तो इसकी ज्यादा जानकारी और प्रूफ है वो है भूकंपीय तरंगे, जिनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ढंग से पता लगता है, अच्छी तरीके से पता लगता है। क्वेश्चन आता है इससे पहले, सबसे पहले कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है, एक बार यूपीपीएससी द्वारा और बिहार पीसीएस एग्जाम द्वारा पूछा गया है। 5.51 GMCC ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। हम देखते हैं भूकंपीय तरंगों द्वारा हमें इसकी सर्वाधिक उपयुक्त जानकारी प्राप्त होती है, और हम अब देखेंगे कि भूकंप की औसत जानकारी मिलने के बाद हम भूकंप की तरंगें कैसे पैदा होती है। उससे पहले हम देखते हैं कि भूकंप जहां से पैदा होता है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा सेंटर होता है जहां भूकंप पैदा होता है। ये हमारी पृथ्वी है, गोलाकार पृथ्वी है, इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा सेंटर होगा, ये सेंटर है जहां पर भूकंप पैदा होता है। सबसे पहले कहीं ना कहीं भूकंप पैदा होगा, इसके बाद भूकंप की तरंगे यहां पर आएगी। तो जिस जगह भूकंप की तरंगे सबसे पहले पैदा होते हैं, यानी जन्म स्थान होता है, उसको कहते हैं फोकस। इसको कहेंगे हम फोकस, कि जिस जगह भूकंप पैदा होती है या भूकंपीय तरंगे स्थानीय पैदा होती है, उस जन्म स्थान होता है भूकंप का, उसको कहते हैं फोकस। जब सबसे पहले जहां भूकंप की तरंगे पहुंचती है पृथ्वी पर, यहां से यहां पर पहुंचेगी, उसे कहेंगे हम एपिसेंटर। तो क्वेश्चन यही आता है, यूपीएससी का ट्रेंड हो तो यूपीएससी में ऐसा पूछा जाएगा कि भूकंप के मूल स्थान को कहते फोकस कहते हैं, कदम ख आएगा। फिर भूकंप सर्वाधिक एपिसेंटर पर मापा जाता है, या भूकंप की सर्वाधिक पहली पहल एपिसेंटर पर होती है। तो कथन 1 और 2 हमें मिलान करना होता है कि कौन सी सही बात है। जैसे मैं बताना भूल गया सबसे पहले कि भूकंप को किससे मापते हैं, इसलिए हमें देखा गया कि भूकंप को मापने के लिए हमें सिस्मोग्राफ, यानी सिस्मो का अर्थ होता है कंपन। अपने आप में सिस्मो एक टर्म है, डिक्शनरी में अपन सिस्मो का अर्थ देखेंगे तो उसमें हमें मिलेगा कंपन। तो सिस्मो से बना है सिस्मोग्राफ, कंपन को मापने वाला, जो कि तरंगों को मापता है ऊपर नीचे, कि तरंगे किस प्रकार की होती है, तरंगे कितनी प्रकार की होती है, ये हम पढ़ेंगे अभी। इसके बाद उससे पहले भूकंपीय तरंगे पढ़ेंगे, धरातलीय तरंगे पढ़ेंगे, जो भी तरंगे होगी वो पढ़े। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि मापते किससे। तो सिस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जिससे भूकंप को मापा जाता है। अब किससे नापते हैं, एक रिएक्टर स्केल होता है, नापने वाले यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ। और रिएक्टर स्केल क्या होता है, उसकी इकाई होती है कि इतने रिएक्टर स्केल में, जैसे 5.5 रिएक्टर स्केल में आज भूकंप आया, मान लो आज ऐसा आगे दिल्ली में भूकंप आया 5.5 रिएक्टर स्केल का, तो हम देखते हैं वो जो स्केल बता रहा है 5.5 रिएक्टर स्केल का, इसके साथ ये है इसका मापने की प्रवृत्ति, कि इस प्रकार मापा जाता है उसको, कि रिएक्टर स्केल पर इतना भूकंप आया। अब एक नया स्केल निकाला है, वो है मर्केली स्केल। रिक्टर स्केल क्या करता है, केवल इतना बताता है कि उसकी तीव्रता को बताता है कि भूकंप इस तीव्रता पर आया, 5.5 रिएक्टर या 6 रिएक्टर या 7 रिएक्टर,
5-6 से ऊपर जाता है तो वो विनाश करता है, उससे 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट यहां तक विनाश नहीं करता। 7 8 8 9 तक पहुंचता है तो सुनामी आती है निश्चित रूप से, और वो बहुत ज्यादा विनाश करता है। अपन देखते हैं कि अब रिक्टर स्केल क्या करता है। जब अपन देखते हैं रिक्टर स्केल केवल तीव्रता को मापन करता है। नया मापन आया मर्केली स्केल। मर्केली स्केल क्या करेगा, तीव्रता के साथ साथ में उसके विनाश को भी दिखाएगा, डिस्प्ले करेगा कि कितना विनाश होने वाला है, कितना किस स्तर पर विनाश होगा। तीव्रता के साथ साथ विनाश को भी दिखाता है। ये अपना नया स्केल है। इसलिए ऑप्शन में यदि ये आ जाए कि किस यंत्र से मापा जाता है तो सिस्मोग्राफ, किस में मापा जाता है रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल, और कोई दो स्केल का नाम देते तो हमें क्या करना है, रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल दोनों प्रकार से मापते हैं। अब अपन देखते हैं फोकस को, एपिसेंटर को एक बार फिर से देख लेते हैं। फोकस है वह बिंदु जहां से पहले उत्पत्ति होती है, भूकंप की पहली उत्पत्ति होती है, वो है फोकस। अब एपिसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर मानी भूकंप की उत्पत्ति के बाद में एक सेंटर पर बिल्कुल 90 डिग्री पैरेलल, इधर उधर नहीं, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, केवल 90 डिग्री, ये फोकस है, ये फोकस है, और यहां से बिल्कुल पैरेलल डिग्री 90 डिग्री पर एपिसेंटर स्थापित होता है, जहां पर सबसे पहले भूकंप की किरणों का आकलन किया जाता है, यानी पता लगाया जाता है कि यहाँ भूकंप की किरणें हैं। जैसे ये एपिसेंटर है, यहाँ सॉरी ये फोकस है, यहाँ एपिसेंटर है, तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, यहां पर भूकंप का पता लगेगा हमें कि यहां भूकंप आया है, और वही एपिसेंटर होता है। और सर्वाधिक विनाश होगा वो भी इसी सेंटर पे होगा, एपिसेंटर पर सर्वाधिक विनाश होता है। भूकंपीय तरंगे, सबसे पहले क्वेश्चन आता है, भूकंपीय तरंगे पृथ्वी धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, उस केंद्र को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एपिसेंटर। भूकंपीय तरंगे सबसे पहले किस पर पहुंचती है, एपिसेंटर पर। ये सब होते हैं, और बिल्कुल पैरेलल 90 डिग्री समकोण पर स्थापित होता है। अब अपन देखते हैं कि भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है। तरंगे केवल 2 प्रकार की होती है, एक होती है अपनी मूल तरंगे, एक होती है मूल तरंगे, और एक होती है धरातलीय तरंगे। मूल तरंगे कौन सी होगी, जो यहाँ मूल का अर्थ होता है बीच में, तो ये जो फोकस से निकलेगी वो होती है मूल तरंगे, चाहे इधर से निकले, चाहे इधर से निकले, चाहे ऐसे निकले, कैसे भी निकले, ये होगी मूल तरंगे। और धरातलीय तरंगे का मतलब होता है, धरातलीय तरंगे धरातल से बनी है, जो कि यहां से स्टार्ट होती है, यहाँ पर धरातल पर इस ऊपरी परत पे भागती है, उसको कहते हैं धरातलीय तरंगे। अब अपन देखते हैं सबसे पहले कि मूल तरंगे कौन कौन से होती है। तो इन तरंगों को 3 प्रकार से मूल तरंगों को 2 प्रकार से नाम दिया गया है, पी तथा एस। पी का अर्थ होता है प्राइमरी तथा एस का अर्थ होता है सेकेंडरी तरंगे। पी तरंगे वो होती है जो सबसे पहले उत्पन्न होती है, यानी फोकस पे कौन सी तरंगे पहले सबसे पहले उत्पन्न होगी, पी तथा एस, ये 2 प्रकार की तरंगे होगी, पी तथा एस। तो सबसे पहले तरंगे उत्पन्न होती है पी तरंगे, जिन्हें प्राइमरी तरंगे कहते हैं, और ये इस प्रकार की तरंगे होती है जो कभी विनाश नहीं करती, बिल्कुल शांत स्वभाव की तरंगे होती है, विनाश नहीं करती, सबसे पहले पहुंचती है हर जगह। एपिसेंटर पर सबसे पहले कौन पहुंचेगी, यहां से उत्पन्न होकर सबसे पहले प्राइमरी तरंगे पहुंचती है। तो इनकी 2-3 कैरेक्टर होते हैं। पहला कैरेक्टर, पहला ये सबसे पहले उत्पन्न होती है, दूसरा ये सबसे तीव्रतम होती है, इनका जो वेग होता है वो सबसे तेज होता है, तीसरा ये घनत्व के आधार पर, जहां पृथ्वी में कहीं ना कहीं फेरस है, कहीं सिलिका है, कहीं क्या है, कहीं क्या है, तो ये जहां पर ज्यादा घनत्व होगा वहां ज्यादा तेज भागेगी, ज्यादा तीव्रता के साथ में ऊपर जाएगी, और ये ऊपर जाती है, कहीं विनाश नहीं करती, अविनाशक तरंगे होती है, यानी विनाश नहीं करती। तो 3 हो गए कैरेक्टर, और वही याद रखने अपने को। पहला, ये सबसे पहले उत्पन्न होती है, सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है और विनाश नहीं करती, और इसका वेग सबसे तेज होता है, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। इनको अलार्म तरंगे भी कहते हैं, ये भी हमें याद रख लेना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि एक बार किसी को इंटरव्यू में पूछा गया था कि अलार्म तरंगों की तुलना किससे की जाती है, 2nd ग्रेड का इंटरव्यू था किसी टीचर्स के लिए, इसलिए पूछा गया था। इसके बाद में अपन देखते हैं एस तरंगे। एस तरंगे क्या होती है, पी के अनुपात में थोड़ी सी धीमी चलती है, थोड़ा अल्प मात्रा में उनकी गति क्या होती है, जैसे पी की है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, तो इसकी क्या होगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, उससे कम हो गई उसकी तुलना में। तो एपिसेंटर पर सबसे पहले कौन पहुंच रही है, पी तरंगे, उसके बाद में ये इधर उधर कौन से पहुंचेगी, उसके बाद पहुंचती है एस तरंगे, जिन्हें सेकेंडरी तरंगे कहते हैं हमें।
इनके दो तीन करेक्टर होते हैं, ये पी के बाद में पहुंचती है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन जो पहुंचती है कि ये तरंगे हैं, ये तरल माध्यम में प्रवेश नहीं करती। जहां पर तरल माध्यम यानी पृथ्वी गोल है, उस पृथ्वी में कहीं न कहीं ऐसा होगा कि कहीं फेरस या कहीं तरल माध्यम होगा, जहां पर मैग्मा तरल मात्रा में पाया जाएगा, उस माध्यम में ये प्रवेश नहीं करेगी। जिस प्रकार ये देखते हैं अपन, ये पृथ्वी है, मान लो यहां पर कोर है, तो कोर में क्या होता है, ऊपर की परत है, वहां तरल माध्यम है पूरा का पूरा। उस निकल और फेरस में वो एक ऐसी पट्टी है जहां पर तरल माध्यम में प्रवेश कर, तो यहां पर अपना मानते हैं फोकस है, और यहां ये एपिसेंटर है। ये फोकस हो गया, ये एपिसेंटर हो गया। तो अब यदि पी तरंगे आएगी तो पी तरंगे क्या होगी, पी तरंगे तरल में भी प्रवेश करती है, किसी में भी, सब में भागती है। कुछ सेंटर ऐसा होता है जहां पर कोई सी तरंगे नहीं जाएगी, उसको कहेंगे हम, उसको कहते हैं भूकंप छाया क्षेत्र, जिसमें कोई सी तरंग नहीं जाएगी। पी तरंगे यहां से स्टार्ट होती है, पी तरंगे इस प्रकार निकलेगी, ये हर जगह पहुंचती है पी तरंगे। एस तरंगे होती है, वो केवल और केवल ठोस माध्यम में चलती है, मैग्मा में कभी प्रवेश नहीं करेगी। तो ये अपना पूरा मैग्मा मान रहे हैं। जब अपन इसको, इस क्षेत्र को पूरा को मैग्मा मान के चल रहे हैं कि ये मैग्मा है, तो अब एस तरंगे कैसे निकलेगी, एस तरंगे ऐसे निकलेगी, यहां से इस प्रकार निकल जाएगी एस तरंगे। तो कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर दोनों तरंगे नहीं जाएगी, उसको कहेंगे हम छाया क्षेत्र। ये अपन डिग्री के हिसाब से बांटे तो 105 से इधर 145 डिग्री, इधर 105 से 145 डिग्री, इस प्रकार बांटा जाता है। और ये जो छाया क्षेत्र होता है, ये छाया क्षेत्र भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है। तो अपन देखते हैं एस तरंगों की दो ही कैरेक्टर होता है इनके, एक मैग्मा में प्रवेश नहीं करती, तरल माध्यम में प्रवेश नहीं करती, और पी के बाद में आएगी धरातल पर, पी के बाद धरातल पे पहुंचेगी, और पी के अनुपात में यह थोड़ी बहुत, उसके अनुपात में ये विनाशकारी होती है। और देखते हैं अब इनके अनुप्रस्थ रूप में काटती है। अनुप्रस्थ का मतलब जैसे ये है एक दीवार है, तो पी तरंगे कैसे प्रवेश करेगी, पी तरंगे इसके समानांतर दौड़ जाएगी, इसलिए वो विनाश नहीं करती। एस तरंगे क्या होगी, कुछ यूं चलेगी, सांप की तरह चलती है, थोड़ी बहुत, तो जिसके कारण ये विनाश करती है। अपन अब देख रहे थे ये छाया क्षेत्र, अब देखते हैं धरातलीय तरंगे। धरातलीय एल तरंगे कहते हैं धरातल के, और वो धरातल पर पैदा होती है। और ये तरंगे कैसे चलती है, यूं गई, फिर यूं हुई, यूं, इस प्रकार चलती है। जिससे क्या होता है, जैसे ये दीवार है तो पी तरंगे सीधी निकलती है, एस तरंगे कुछ कुछ ऐसे निकलती है, जिससे क्या कंपन महसूस होता है। और एल तरंगों में क्या होगा, एल तरंगे बिल्कुल समकोण पर दौड़ती है 90 डिग्री पर, जिससे क्या होता है दीवारों में तनाव हो जाता है और ईंटें बिखर जाती है। कांचों का टकराव नहीं, कांचों का थोड़ा सी भूकंप आने पर, कम भूकंप आने पर, कम तीव्रता होने पर भी कांचों का टूटना वगैरह ये होता है। तो अपन एल तरंगों की देखते हैं, इनके दो ही कैरेक्टर हैं, ये धरातल पर पैदा होती है और सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। क्वेश्चन आता है सबसे अधिक विनाशकारी तरंग कौन सी होती है, तो एल तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होती है। अब अपन सबसे ज्यादा यूपीएससी की फेवरेट क्वेश्चन है दो, वो देख लेते हैं कि पी तरंगों का क्षेत्र कौन सा है और एस तरंगों का क्षेत्र। तो क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि भूकंप छाया क्षेत्र कौन सा है। तो अपन देखते हैं 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक, इन दोनों क्षेत्रों में, इधर 105 से लेकर इधर 145 में, इन दोनों क्षेत्रों में न पी अंदर जा रही है न एस अंदर जा रही है, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र हैं जहां छाया क्षेत्र दोनों वेव्स नहीं जा पाए। इसको कहेंगे हम भूकंप छाया क्षेत्र। तो 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक ये होता है भूकंप छाया क्षेत्र। अब देखते हैं अपन कि पी तरंगों का भूकंप छाया क्षेत्र कौन सा होगा। तो अपन देख रहे हैं कि यहां पर पी तरंगे केवल यहां पहुंचती है, 145 से लेकर 145 के बीच में भूकंप ये पी तरंगे आती है, और 105 से लेकर 105 तक एस तरंगे नहीं आती। तो अपन कह सकते हैं कि 105 से लेकर 105 तक एस तरंगों का छाया क्षेत्र है, और 145 से लेकर 105 तक केवल पी तरंगों का छाया क्षेत्र है। इस प्रकार के क्वेश्चन अपन ने पढ़ा भूकंपीय तरंगीय क्षेत्र। इसके बाद अपन देखते हैं आंतरिक स्थिति को, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर, बस तीन चीजें होती है।
क्रस्ट ऊपर की पट्टी को कहा जाता है, मेंटल उसके नीचे का क्षेत्र और कोर होता है वो गोलीय क्षेत्र, जो ये बताया गया। इसको पढ़ने से पहले अपन